बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम बेटा जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स की टाइप्स क्या होती हैं। अगर बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। आज कुछ मैं बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स दूंगा और साथ में आप लोगों को न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाऊंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन बेटा आपने यहाँ तक पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीवियस क्लासेस? ओके, चलिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी दूंगा आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बेटा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, उसके बाद मैं कुछ आपको टर्म्स बताऊंगा, जो मैं अभी आपके सामने एक बुक ओपन करूंगा, उसमें कुछ टर्म्स लिखी होंगी। वो बुक आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हुई है। उन टर्म्स के बारे में आपको पहले बताऊंगा कि उनका मतलब क्या है। देन वो टर्म्स हम लोगों ने न्यूमेरिकल में यूज करनी है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने क्या बताया था आपको इसके बारे में, कि वो टर्म्स एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, या ऑनर इक्विटी होती हैं। उनकी इन तीनों चीजों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। ड्यूअल एस्पेक्ट बेटा ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हैपन होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो हैपन होती है, उसके उसको कम अज कम दो जगहों पे रिकॉर्ड किया जाता है। यानी उसका टू टू वे इफेक्ट आता है। कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, उसको हमेशा दो जगहों पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर असलम। कि एक मिस्टर असलम है, मैंने उससे चीजें परचेज की, फर्नीचर परचेज किया। चलें फॉर एग्जांपल, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर असलम। अभी एक ट्रांजैक्शन हो गई कि आपने मिस्टर असलम से जो है वो फर्नीचर जो है वो परचेज किया। अब ड्यूअल ड्यूअल को जो एस्पेक्ट है, ड्यूअल कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है इस ट्रांजेक्शन को आप दो जगहों पे रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल, ये जो आप, मैं कहता हूँ 50,000 का फर्नीचर रिकॉर्ड किया, मतलब परचेज किया। अब आपने दो अकाउंटों में इसको लिखना है। एक आप फर्नीचर का अकाउंट बनाओगे, वहां पे 50,000 लिखोगे, और एक आप अकाउंट बनाओगे मिस्टर असलम का, और वहां पे उसको 50,000 लिखोगे। यानी ईच ट्रांजेक्शन हैज एट लीस्ट टू इफेक्ट्स। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट। दो से ज्यादा भी हो सकता है। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर असलम फलां 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 फलां, दो से ज्यादा जितना मर्जी लिए, लेकिन मिनिमम जो है वो टू ड्यूअल एस्पेक्ट होगा। मैं भी कुछ ट्रांजेक्शन आपको करके भी दिखाऊंगा जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ आपको लेके जाऊंगा, जो आपके सामने लिखी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। तो जब मैं आपको इसके अंदर ट्रांजेक्शन पास करनी सिखाऊंगा, जिस तरह मैंने कहा जी कि फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर असलम से चीजें परचेज की, तो मैं बताऊंगा कि जी फर्नीचर जो है वो अपना एसेट होता है, उसको एसेट साइड पे लिखा जाएगा। मिस्टर असलम जो है उससे हमने चीजें उधार पे ली हैं, अगर तो लायबिलिटी की साइड पे लिख देंगे, अगर कैश पे ली है तो फिर दोबारा यहाँ पे कैश में लिख देंगे। यानी ड्यूल एस्पेक्ट ये कहता है कि ईच ट्रांजैक्शन हैज एट लीस्ट टू एस्पेक्ट्स। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन हैपन होगी, उसको कम अज कम दो जगहों पे रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्यूल एस्पेक्ट। अंडरस्टैंड बेटा? कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको भी जब मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको दे लूंगा, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाऊंगा। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगी आपके सामने, तो उसको हमने दो जगहों पे कम से कम रिकॉर्ड करना है। और कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। ओके जी, इसके बाद आता है बेटा जी अकाउंटिंग, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अब जब भी आपने कोई चीज खरीदनी है, तो जिस प्राइस के ऊपर आपने उस चीज को खरीदा है, आपने वही प्राइस लिखनी है अकाउंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्लॉट खरीदा, उसकी मालियत थी 10 लाख, और कुछ अरसे बाद वो हो गया 16 लाख का। तो आपने उसको 16 लाख नहीं लिखना, आपने उसको 10 लाख ही लिखना है। चाहे उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है, चाहे उसकी वैल्यू में कमी हो रही है। आपने अगर कोई चीज 10 लाख की खरीदी थी, मार्केट में वो सस्ती हो गई, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जब आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, जब आपने प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो वहां पे आप उसकी प्राइस कम या ज्यादा लिख दें। नो, जो आपने पे किया है आपने वही लिखना है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा मैंने आपको कॉस्ट और एक्सपेंस का डिफरेंस भी बताया था, कि जो प्राइस आप पे करते हैं वो एक कॉस्ट है, और उस कॉस्ट को जब आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो वो आपका एक्सपेंस बन जाती है। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज खरीदी है, चाहे वो मार्केट प्राइस से सस्ती खरीदी है, चाहे वो मार्केट प्राइस से महंगी खरीदी है। एक चीज है मार्केट में उसकी 2 लाख है, आपने 2.5 लाख की खरीद ली, तो आपने अब उसको 2 लाख नहीं लिखना कि मार्केट में 2 लाख थी जी मैं 2 लाख की लिखूंगा। आपने 2.5 लाख पे किया तो आप उसको 2.5 लाख ही लिखेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए उसने इसकी एग्जांपल दी है, मैं आपके सामने एग्जांपल रीड भी कर देता हूँ, बाकी मैंने आपको एग्जांपल दे भी दी। A land purchase for rupees 5 lakh will be recorded only at 5 lakh, even though market value may be lower or may be higher। चाहे मार्केट वैल्यू उसकी 4 लाख हो, चाहे मार्केट वैल्यू उसकी 6 लाख हो, आपने क्योंकि 5 लाख की खरीदी है, तो यू हैव टू पे 5 लाख एंड यू हैव टू राइट द 5 लाख।
दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है क्योंकि हमारी सब्जेक्ट भी हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो ये चीजें बेटा आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जब मैंने इसको यूज करना है न्यूमेरिकल के अंदर, तो वहां पे ये रिपीट होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ये कौन सी अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वहां पे एक ट्रांजेक्शन दे दूं जी कि यू हैव परचेज लैंड ऑफ ₹5 लाख बट द मार्केट वैल्यू इज 6 लाख, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने ट्रांजेक्शन में 5 लाख लिखे या 6 लाख लिखे। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना आपने पे किया आपने वही लिखना है, चाहे मार्केट में वो सस्ती हो चाहे वो मार्केट में महंगी हो। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड बेटा? ठीक जी है? सर। यस सर। बेटा कोई चीज ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? जी सर। बाइक म्यूट रखिए बेटा। अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड बेटा क्या होता है? जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारा एक बजट का पीरियड होता है, जिस तरह बजट आपका बोला जाता है जून टू जून चलता है, फाइनेंशियल ईयर्स आपके चलते हैं, फिस्कल ईयर्स चलते हैं, आपके कैलेंडर ईयर्स होते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है बेटा वो हमारा जनवरी टू दिसंबर होता है। यानी जनवरी 1 से हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है, दिसंबर 30 तक जो है वो हमारी क्लोजिंग होती है। तो जितनी भी आपकी कंपनीज वगैरह जो बिजनेसेस होते हैं उनका जो ईयर होता है, मतलब जिस साल का आप डाटा बनाते हैं उसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि आप ऐसा करो, जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उसका रिकॉर्ड मुझे दो, तो वो आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा। तो बेसिकली जो फिस्कल ईयर होता है, जो फिस्कल ईयर जो बैंक्स वगैरह यूज करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स यूज करती हैं, वो आपका जून टू जुलाई होता है। आपको पता है जून टू जून जो हमारी ट्रांजैक्शन 30 जून को तक आपका फिस्कल ईयर खत्म हो जाता है। जुलाई 1 को जो है वो आपका ईयर स्टार्ट होता है। जिस तरह बजट बोला जाएगा तो जुलाई 1 को जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो जो अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस डेट से लेके जिस डेट तक आप अपनी ट्रांजैक्शन बनाते हैं उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और मोस्टली बेटा आपका जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 30 तक होता है। दैट पीरियड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। ओके बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है, ये भी थोड़ा सा सुन लें, कि आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज आपने परचेज की है, उधार पे खरीदी है, या आपने कोई चीज अभी आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो जब तक बेटा आप उसकी पेमेंट या रिसीविंग नहीं कर लेते, एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। ओके बेटा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है कि जब तक आप कोई चीज रिसीव नहीं कर लेते तब तक आप उसको जो है वो रिकॉर्ड नहीं करते, उसको रियलाइज नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने एक चीज बेची 50,000 रुपए की, तो जब तक आप 50,000 रुपया रिसीव नहीं कर लेते आप उसको रियलाइज नहीं करेंगे। अगर आपने उसको उधार पे बेचा है तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपने कोई चीज बेची है और उसकी आपने पेमेंट रिसीव कर ली, तो जितनी आपने पेमेंट रिसीव कर ली है वो आपके लिए रियलाइज्ड इनकम है। बाकी जो भी अमाउंट आपने रिसीव करनी है वो भी रियलाइज्ड नहीं है। मीन दैट कि वो अभी आपको रिसीव नहीं हुई, उसको आपको लिखने, हम लिखेंगे जरूर, ये नहीं कि उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन उसको हम जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो वहां पे उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें वो मिली नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक मोबाइल फोन बेचा, मैंने मोबाइल फोन बेचा 50,000 का, मतलब इसकी जो कीमत है 50,000 की, मेरा तय हुआ, उस बंदे ने मुझे 30,000 रुपया दे दिया। उसने कहा जी 20,000 रुपया मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा। अगला महीना आ गया, मेरा पीरियड खत्म हो गया, ट्रांजेक्शन पीरियड मेरा खत्म हो गया, तो मैं अगले महीने जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा तो रियलाइज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी अमाउंट आपने रिसीव की है सिर्फ वो लिखें, बाकी का जो 20,000 है जब मिलेगा तब उसको आप अगली जो आप स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें कंसिडर करेंगे। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेसिकली यही कहता है कि जब तक आप कोई रेवेन्यू रिसीव नहीं कर लेते तब तक आप उसको रियलाइज नहीं करेंगे। मैंने सर्विसेज दे दी अपनी, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को विजिटिंग पे पढ़ा रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं कि जी मैं हालांकि हूँ तो मैं विजिटिंग पे तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन चले मैं आपका सब्जेक्ट विजिटिंग पे ले रहा हूँ। अब मैं आपको सर्विसेज तो देता जा रहा हूँ, लेक्चर तो मैं देता जा रहा हूँ, ये लेक्चर मेरे जमा होते जा रहे हैं। मैं अगर अपनी स्टेटमेंट बनाऊंगा जी कि मेरी कितनी इनकम आ गई है, जी मैं इस महीने मैंने कितना कमाया, तो ये इनकम जो है ये मेरी अभी रियलाइज नहीं हुई, अभी मुझे यूनिवर्सिटी ने इसके पैसे दिए नहीं है, तो मैं इस इनकम को अपने उसमें शो नहीं करूंगा जी कि मुझे इस महीने इतने पैसे रिसीव हुए। नो, ये मैं उस वक्त शो करूंगा, उस महीने में शो करूंगा जिस महीने में ये पैसे मुझे मिल जाएंगे।
वहां पे जाके इस पैसे को मैं शो करूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी शो कर दूंगा तो मेरे पास मैं कहूंगा जी इस महीने मैंने फॉर एग्जांपल आप लोगों को 4 या 5 लेक्चर दिए तो मुझे 10,000 रुपया मिलना था, मैंने 10,000 लिख दिया, बट एक्चुअल में तो मुझे 10,000 नहीं मिला। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो अमाउंट आप रिसीव कर चुके हैं दैट इज द रियलाइज्ड अमाउंट, बाकी जो अभी पेंडिंग पे है उसको आप रियलाइज उसको आप नहीं लिखोगे। अगर आप लिखोगे तो फिर आपको ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं होंगे, आपके सामने शो नहीं होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन। बेटा जिस चीज की ना समझ आए आप दोबारा रिपीट करवा सकते हैं मुझसे, ठीक है? ओके चलें, अब मैं थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके बुक ये जो भी आगे आ रहे हैं मैं सारे आपको यहाँ बुक्स में से थोड़े से बताता हूँ। ये बुक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, इसमें से कुछ चीजें आएंगी वो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर यही चीजें जो है वो जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो ये चीजें उस न्यूमेरिकल के अंदर बोली जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती हैं। तो मैं ये देखिए आपका बुक का चैप्टर नंबर 1 है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होता है, आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं दोबारा, वरना स्लाइड्स के अंदर भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ओके, अब सबसे पहले आते हैं गुड्स और मर्चेंडाइज। गुड्स क्या होती है बेटा, जो भी चीज आप मंगवाते हो, फॉर एग्जांपल जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें वो कहेगा जी परचेज गुड्स ऑफ रुपीज इतने थाउजेंड, परचेज गुड ऑफ दिस थिंग। जो चीज बेटा आप गुड्स के तौर पे, वो कोई भी चीज हो सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल वो कहता है जी जो कपड़ा बेचने वाला है उसके लिए जो गुड्स होंगी वो क्लॉथ होगा, अगर कोई गाड़ियां बेचता है उसके लिए जो गुड्स होंगी वो कार होंगी, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो जो सर्विसेज आपकी हैं वो आपके लिए गुड्स हैं। तो बेसिकली गुड्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जो ट्रेडर जो काम कर रहा होता है वो उसके लिए गुड्स होते हैं। इस तरह यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखें तो क्लॉथ विल बी गुड्स फॉर द क्लॉथ डीलर, वॉचेस विल बी द गुड्स फॉर द वॉच डीलर, बुक्स विल बी द गुड्स फॉर द बुक सेलर। मैं कहता हूँ जी परचेज गुड्स फ्रॉम फ्ला फ्ला फ्ला, या जो भी आपका उसके आगे नाम लिखा था, ये मैं जो ट्रांजेक्शन बेटा बोल रहा हूँ ये मैं ट्रांजेक्शन अभी बोलूंगा जब आगे जाके ना, यही ट्रांजेक्शन हमने अभी उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर पास करनी भी सीखनी है। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ कि जब भी वो गुड्स का वर्ड यूज करेगा तो इसका मतलब है कि जिस डीलर से वो यूज कर रहा है वो गुड्स आपके लिए, बेशक उसने नाम यूज किया या नहीं यूज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर परचेज गुड्स फ्रॉम द कार डीलर, इसका मतलब है कि मैंने कार परचेज किया। मैं कहता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम अ बुक सेलर, इसका मतलब जो गुड्स होंगी वो बुक्स होंगी। मैं कहता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम वॉच डीलर, तो जो वॉचेज होंगी वो मेरे लिए गुड्स होंगी, मैं वहां पे उसको वॉच के तौर पे लिख सकता हूँ। तो गुड्स का मतलब है कि जो जिस चीज में आप डील कर रहे हैं वो आपके लिए गुड्स है, और उसको मर्चेंडाइज भी कहते हैं। ये जो वर्ड ऊपर नाम लिखे हुए ना, इन नाम को अपने जेन में रखना है, ट्रांजैक्शंस के अंदर ही आपको हेल्प आउट करेगा अंडरस्टैंडिंग के अंदर गुड्स किसको बोलना है, मर्चेंडाइज किसको बोलना है। ओके, थर्ड वन इज परचेजेस, ये जो आपके सामने परचेजेस आ रहा है। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके जब भी कोई चीज आपने सेल करनी है, मतलब कुछ सेलेबल गुड्स आपने खरीदी है, जिसे मैं कहता हूँ परचेजेस रॉ मटेरियल, परचेजेस फलां चीज, परचेजेस फलां चीज, जब भी आपने कोई चीज, और याद रखिएगा जब भी हम कोई चीज परचेज की तरफ जाएंगे उसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो परचेजेस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर असलम, तो ठीक है हम वहां पे गुड्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी परचेज की कोई चीज आप फॉर एग्जांपल मैंने परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर का वर्ड यूज करेंगे। और जब भी परचेज गुड्स आएंगे ना, सिर्फ परचेज गुड्स लिखी होंगी, इसके अलावा ये नहीं मेंशन होगा कि वो गुड्स कौन सी हैं, क्या वो बुक्स हैं, क्या वो वॉचेस हैं, क्या वो फलां चीज है। जब भी सिर्फ ये ट्रांजैक्शन के अंदर वर्ड यूज होगा परचेजेस गुड्स, तो आपने उसको लिखना है परचेजेस, दैट्स इट, जस्ट उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे परचेजेस का। हाँ अगर उसने कहा परचेज फर्नीचर तो फर्नीचर का अकाउंट आ जाएगा, मैं लिखूंगा जी परचेज बिल्डिंग तो बिल्डिंग का अकाउंट आ जाएगा, मैं लिखूंगा जी परचेज बुक्स तो बुक्स का अकाउंट आ जाएगा, मैं लिखूं जी परचेज लैंड तो लैंड का अकाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ लिखा आ जाए परचेजेस गुड्स और ये मेंशन ना हो कि वो गुड्स क्या है, तो यू जस्ट हैव टू राइट इट आउट एज परचेजेस, सिंपल। आपने उसके लिए अकाउंट कौन सा बनाना है, परचेजेस का। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब ट्रांजेक्शन आएंगी, मैं वहां भी आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा अब जो परचेजेस बेटा हम करते हैं ये दो तरह से होती हैं, एक होती है आपकी कैश परचेजेस और एक होती है आपकी क्रेडिट परचेजेस। सिंपल बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कैश पे कोई चीज खरीदोगे, अगर आप कोई चीज कैश पे खरीदोगे तो वो आपकी कैश परचेजेस है, अगर आप कोई चीज उधार पे खरीदोगे तो वो आपकी क्रेडिट परचेजेस है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी परचेजेस गुड्स ऑफ ₹5,000, परचेजेस गुड्स ऑफ ₹5,000, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कोई चीज 5,000 की खरीदी है, 5,000 की मैंने कोई चीज खरीदी, इसका मतलब मैंने 5,000 पे कर दिया, तो इट्स माय कैश परचेजेस। अगर मैं बोलूं जी परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट,
जब भी मैं ऑन क्रेडिट का वर्ड लिखूंगा तो इसका मतलब है कि वो चीज आपने उधार पे खरीदी है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जब भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आएगी, मैं भी कुछ ट्रांजैक्शन आपके सामने एंड पे ओपन भी करूंगा, जब भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आएगी और वहां पे वर्ड लिखा आ जाए ऑन क्रेडिट या किसी पर्सन का नाम, परचेजेस गुड्स फ्रॉम अदनान, परचेजेस गुड्स फ्रॉम असलम, परचेजेस गुड्स फ्रॉम अकरम, अगर इस किस्म के बेटा आपके पास नाम आ जाएंगे, ये कौन है मोहम्मद 17068 कौन है? 17068 कौन है? कोई नहीं है? सर आप म्यूट ऑल कर दें, म्यूट हो जाएगा। बेटा जब कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो म्यूट करने की बजाय उनको रिमूव करना बेहतर है। सर उसके यहाँ नेट नहीं होता, वो गिलगित का पता नहीं कहाँ बैठ के वो क्लास ले रहा है। नेट नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती, म्यूट करके नहीं बैठ सकते। अगर कोई एक बंदा कनेक्ट हो गया है बेटा, मुझे इस किस्म की एक्सक्यूजेस ना दिया करें दूसरों के लिए। एक बंदा जब नेट से कनेक्ट हो गया है, उसको पता है कि मैंने अपनी जो चीज है उसको मैंने म्यूट करना है। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस को। तो कैश परचेजेस बेटा मैंने क्या बोली थी कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं कैश के ऊपर तो दैट इज कॉल्ड कैश परचेजेस, और जब आप कोई चीज उधार पे खरीदोगे तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। इसी तरह सेल्स में भी ऐसे होगा, जब आप कोई चीज कैश पे बेचोगे तो वो कैश सेल्स होंगी, और जब आप कोई चीज उधार पे बेचोगे तो वो क्रेडिट सेल्स होंगी। ये कॉन्सेप्ट बेटा गौर से सुनिएगा, जब मैं बार बार यूज कर रहा हूँ दोबारा सुने। अगर बेटा ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाए फॉर एग्जाम्पल परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है उधार पे है। अगर आ जाए परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर असलम, मिस्टर अकरम, मिस्टर अली, किसी पर्सन का नाम यूज हो जाए तो भी वो क्रेडिट पे है। अगर आ जाए जी परचेजेस गुड्स ऑफ ₹5000 और कुछ मेंशन नहीं है, ना किसी का नाम मेंशन है ना ऑन क्रेडिट मेंशन है, तो इसका मतलब है कि वो चीज आपने कैश पे खरीदी है। यानी अगर किसी भी चीज का नाम मेंशन नहीं है, ना ऑन क्रेडिट मेंशन है, ना किसी पर्सन का नेम मेंशन है, तो इसका मतलब है कि वो चीज जो है वो आपने कैश पे खरीदी या कैश पे बेची है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन क्रेडिट या किसी पर्सन का नाम इस्तेमाल हो जाए तो वो क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अली, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अली ₹2000। अब मैंने मिस्टर अली को चीजें बेची तो ये अंडरस्टूड होगा कि मिस्टर अली का नाम इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट सेल्स है। हाँ, अगर मैं ऐसे बोलता सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अली ऑन कैश, तो फिर ये कैश ट्रांजैक्शन होनी थी। तो क्रेडिट के लिए वो लाजमी नहीं कि वो क्रेडिट के लिए क्रेडिट का वर्ड यूज करेगा, जब ट्रांजैक्शंस आएंगे तो उसके लिए वो किसी पर्सन का नाम भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये मैं मजीद आपको क्लियर कर दूंगा जब आपके सामने ट्रांजैक्शंस आएंगे। तो जस्ट अभी आप लोग सिर्फ सुनते जाएं, इन कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएं। इसके बाद मैं ट्रांजैक्शंस की तरफ आपके लेके जाऊंगा। ओके, ये बेटा परचेजेस हो गई। अच्छा, अब ये वाला बेटा आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, परचेज डिस्काउंट एंड सेल्स डिस्काउंट। अच्छा, परचेज डिस्काउंट बेटा क्या होता है? अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर कोई आप चीज परचेज करते हैं और उसके ऊपर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम बोलेंगे परचेज डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल आपने 2000 रुपए की चीज खरीदी, उसने कहा जी कि मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, 2000 वाली चीज मैं आपको 1800 में देता हूँ, तो वो जो 200 रुपीज है वो आपके लिए डिस्काउंट होगा। इसी तरह अगर आप सेल्स डिस्काउंट की बात करें, आप कोई चीज बेच रहे हैं और उसके ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो आपका सेल्स डिस्काउंट होगा। अच्छा, जो परचेज डिस्काउंट होगा वो आपके लिए रेवेन्यू होगा। याद रखिएगा, जो परचेज डिस्काउंट, क्योंकि उसमें पैसे बच रहे हैं, तो वो आपके लिए रेवेन्यू है। लेकिन अगर आप सेल्स के ऊपर डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस होगा। यानी जब आप डिस्काउंट देते हैं तो आपके पैसे जा रहे होते हैं, जब आप डिस्काउंट लेते हैं तो आपके पैसे बच रहे होते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखिएगा। ये जब मैं आपको ट्रांजेक्शन पास करना सिखाऊंगा तो मैं वहां पे जब डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन आएगी, मैं आपसे पूछूंगा बताएं आपके पैसे बच रहे हैं या आपके पैसे जा रहे हैं। अगर तो आपके पैसे बच रहे हुए तो वो आपके लिए रेवेन्यू है, अगर आपके पैसे जा रहे हुए तो वो आपके लिए एक्सपेंस होगा। और डेफिनेटली बेटा परचेज जब करेंगे उस पर डिस्काउंट मिलेगा तो वो हमारे लिए रेवेन्यू है, और अगर आप सेल्स के ऊपर किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस होगा। ओके, सेल्स का मैंने आपको बता दिया बेटा। सेल्स में कैश सेल्स क्या होती है, क्रेडिट सेल्स क्या होती है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। जब आप कुछ चीज उधार पे बेचोगे तो वो क्रेडिट सेल्स हैं, अगर आप किसी चीज को कैश पे बेचोगे तो वो आपके लिए कैश सेल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अलाउंसेस का वर्ड भी लिखा है, चले मैं आपको ये भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ये अलाउंसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कस्टमर से बेटा कोई चीज परचेज की
और उसमें कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट निकल आया, आपने उधार पे कोई चीज उठाई थी, फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल फोन या मैंने कपड़ा उठाया, चले मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एक सूट लिया 3000 का, उसके भी आपने पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट करनी है, लेकिन उस सूट में थोड़ा सा फॉल्ट निकल आया, और जो जिस पर्सन से आपने खरीदा उसने कहा चलो यार ऐसा करो, ठीक है अब आपने उठा लिया, मुझे वापस ना करो, आप 3000 की बजाय मुझे 2500 रुपया दे दो। अगर कोई चीज में माइनर सा डिफेक्ट आ जाए और उसके ऊपर आपको कुछ छूट मिल जाए, तो बेटा उसके लिए हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अलाउंसेस। अगर आपने कोई चीज परचेज की है तो वो परचेज अलाउंस होगा, अगर आपने कोई चीज सेल्स की है तो वो आपके लिए सेल्स अलाउंस होगा। जिस तरह कोई चीजें डिफेक्टिव निकल आती है तो वो दुकानदार कहता है चलो यार ठीक है 4000 की चीज थी, चार तुम 3000 में ले जाओ। तो अब अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए परचेज अलाउंस हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं यार ठीक है मैं 1000 रुपया तुम्हें छोड़ता हूँ, तो वो आपके लिए सेल्स अलाउंस होगा। ओके, सेल्स का मैंने बता दिया बेटा, जो चीजें हम बेचते हैं वो आपकी सेल्स होती हैं। कैश सेल्स का मतलब है कि आप कैश पे चीजें बेच रहे हैं। क्रेडिट सेल्स का मतलब होगा कि आपने चीजें उधार पे बेची हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें बेटा मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ओके, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, इसको हम बोलते हैं। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि आपने कोई चीज बेची, फॉर एग्जांपल मैंने कोई 10,000 प्रोडक्ट्स बेची, उसमें से कोई 2000 चीजें खराब निकल आई तो मुझे वापस आ गई, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। इस चीज जो सेल्स हमें की थी वो सेल्स हमें वापस आ गई। और अक्सर ऐसा हो भी जाता है कि कोई चीज, कोई एक ऑर्डर आता है, हम उस ऑर्डर को सेंड किया तो उसमें से कोई एक दो चीजें डिफेक्टिव हो जाती हैं, तो जब वो डिफेक्टिव चीजें हमें वापस आ जाती हैं तो वो सेल्स रिटर्न होता है। इसी तरह अगर हमने कोई चीज परचेज की है और उसमें से कुछ चीजें खराब निकल आती है और हम वापस भेज देते हैं, तो वो परचेज रिटर्न होती है कि जो हमने चीज परचेज की थी वो मैंने रिटर्न कर दी। अगर आपने सेल्स की है और वो वापस आ गई तो वो सेल्स रिटर्न है। अगर आपने कोई चीज परचेज की है और वो वापस आपने भेज दी तो वो परचेज रिटर्न है कि जो हमने चीज परचेज की थी मैंने वापस भेज दी कि भाई ये खराब निकल आई है, तो वो हम उसको कैसे इसको लिखेंगे, कैसे, ये मैं आपको सिखाऊंगा जब हम लोग ट्रांजेक्शन पास करना सीखेंगे, मैं तब आपको वहां पे सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझने हैं कि ये इनका मतलब क्या है। अब आते हैं बेटा डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट बेटा दो तरह का होता है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो डिस्काउंट लिखा हुआ है ये हमने काफी दफा यूज भी करना है ट्रांजेक्शन्स के अंदर इस वर्ड को, इसलिए मैं आपको यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिस्काउंट बेटा क्या होता है, जिस तरह अक्सर आप कहते हैं जी 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। डिस्काउंट की दो टाइप्स होती हैं, एक हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में, चलें एनी आइडिया? डिस्काउंट का वर्ड अक्सर आप सुनते हो ना, ये तो आजकल है 30% ऑफ है, फॉर 50% ऑफ है, बाई वन गेट वन फ्री। ये कौन सा डिस्काउंट है? ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? क्या समझ आती है आपको इसकी? जिस तरह आजकल कहते हैं 10% कैश डिस्काउंट 20% होगा सर, डिस्काउंट। कैश कैश डिस्काउंट होगा ये जो कैश साहब। ओके ओके बेटा समझ गया। और इसके अलावा फिर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? सर अगर प्रोडक्ट कुछ ऊपर नीचे दी जाए यानी कि जिस तरह बाई वन गेट वन फ्री था वो वाला। जी सर वो। ओके, एनीवन एल्स बेटा? कोई और? सर 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। अच्छा 10% ट्रेड। फिर कैश डिस्काउंट बेटा क्या होगा? सर कैश डिस्काउंट होगा जो हम वो ये गेट वन हो बाई वन ओके, यानी आप उसका रिवर्स कर रहे हो, जो पहले बताएगा उसका आप कह रहे हो उसका रिवर्स है ये, ठीक है। ओके, इसके अलावा बेटा कोई और? बोला करें बेटा, जो आपके माइंड में आता है बोला करें। मैंने आपको पहले भी बोला कि आप लोग कम्युनिकेट किया करें, इससे जो होती है चीजें क्लियर होती हैं। नहीं नहीं भी गलत भी होगा तो कोई इशू नहीं, फिर क्या हुआ, हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। सीआर साहब बैठे हैं क्लास के? जी सर। अटेंडेंस बेटा मार्क कर लेना, ठीक है, साथ साथ। जी सर। ओके, अब मैं आपको बेटा थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि ये क्या होता है बेसिकली। देखिए, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो आपको प्राइस के ऊपर ऑन द स्पॉट मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ऑन द स्पॉट जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी एक चीज है, फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस है, आपने एक चीज खरीदी उसकी प्राइस है 1000। वो कहता है जी 1000 के ऊपर आपको जो है 10% डिस्काउंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1000 का 10% लूंगा जी। 1000 का 10% कितना बनेगा? 100। इसका मतलब है कि वो 1000 रुपए वाली चीज जो है वो मुझे कितने की मिलेगी? वो मुझे 900 की मिलेगी, 100 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो अगर ट्रेड डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन है और उसमें लिखा होगा कि आपको कौन सा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जब हम ट्रेड डिस्काउंट को बेटा लिखेंगे तो वहां पे हम
डायरेक्ट बेटा क्या पैसे लिखेंगे, 900 लिखेंगे, वहां पे 1000 का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ जी परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 एंड रिसीव डिस्काउंट 10%, तो मैं 10,000 का 10% निकाल के उसकी माइनस करके जो एक्चुअल अमाउंट बनेगी 900 मैंने पे किया, तो मैं खाते में 900 ही लिखूंगा, मैं खाते में 1000 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने दिया ही 900 ऑन द स्पॉट। वो जो मैंने अभी आपको कॉस्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताया था कि जितना आपने पे किया बेसिकली आपने वही लिखना है, बाकी वो कम है या ज्यादा है उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कैश डिस्काउंट के ऊपर। कैश डिस्काउंट बेटा क्या होता है, जो आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं ऑन अर्ली पेमेंट्स और रिसीविंग। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आपसे चीजें उधार पे खरीदी, ठीक है, आप उसने आपसे उधार पे खरीदी 40,000 रुपए की, उसने कहा यार कि मैं आपको ना 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। आपने उसे कहा यार 2 महीने की बजाय ना आपने उसको दे दी 2 महीने के उधार पे, कुछ दिनों बाद आपने उसको एक ऑफर दी, आपने उसे कहा यार ऐसा करो कि तुम 2 महीने की बजाय ना मुझे 10 दिन के बाद पैसे दे दो, 10 दिन बाद पैसे दे दो या 15 दिन बाद पैसे दे दो, तो 40,000 की बजाय तुम मुझे 35,000 दे देना, 5,000 मैं आपको छोड़ता हूँ। अब वो जो 5,000 आपने उसको छोड़ा है अर्ली पेमेंट या अर्ली रिसीविंग के ऊपर, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब ये जो अमाउंट आपने छोड़ी है, ये जो अमाउंट आपने लिखी है, इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब खाते में, क्योंकि हमने खाते को बराबर भी तो करना है ना, जब आपने उसको चीज बेची थी तो आपने वहां पे खाते में लिखा था 40,000, लेकिन जब वो पैसे वापस करने आया तो आपने खाते में लिखा 35,000। अब 5,000 का खाते में डिफरेंस रहेगा। अब वो डिफरेंस दूर करने के लिए आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि जी मैंने 5,000 रुपये उसको डिस्काउंट दिया, यानी कैश डिस्काउंट को ट्रांजैक्शन के अंदर लिखना जरूरी है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को, ये जो 100 मैंने निकाला था ना, इसको लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने जितनी अमाउंट पे की है सिर्फ वही लिखनी जरूरी है। दोबारा सुन लें, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में मैंने क्या फर्क सर बताया? ये दोबारा मैं बेटा वही कहने लगा, दोबारा डिस्काउंट सुने, का दोबारा बता दे। दोबारा सुने बेटा, दोबारा मैं ये कहने लगा, दोबारा सुने। ट्रेड डिस्काउंट बेटा क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो दुकानदार जितने आपको पैसे छोड़ देगा वो ट्रेड डिस्काउंट है आपके लिए, और उसको खाते में लिखना जरूरी नहीं। फॉर एग्जांपल आप एक सूट खरीद के लाए, तो जितनी पैसे आप पे करके आए आप आके लिख दो जी मैंने 900 रुपया पे किया, ये 100 रुपया लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने दुकानदार को 900 दिया तो आप 900 लिख दो। अब आते हैं कैश डिस्काउंट। आपने एक चीज बेची मिस्टर अदनान को 40,000 की, आपने खाते में लिख दिया 40,000, जी मैंने अदनान को मोबाइल फोन 40,000 का बेचा, अब 40,000 मेरे खाते में लिखा हुआ है। कुछ दिनों बाद आपने उसे कहा यार कि तुम ऐसा करो कि 2 महीने की बजाय मुझे 1 महीने बाद पैसे दे दो, लेकिन 35,000 दे दो। मैं मान गया, मैंने कहा चलो यार मुझे 5,000 का फायदा हो रहा है, मैंने आपको 1 महीने बाद 35,000 दे दिया। अब आपने मेरा खाता क्लोज करना है, अब आपने मेरा खाता क्लोज करना है। अब जब खाता मेरा खोलोगे तो वहां लिखा होगा 40,000, लेकिन मैं आपको दे कितने रहा हूँ? 35,000। अब खाते में 5,000 का फर्क आएगा। अब वो जो 5,000 का फर्क आएगा, उस 5,000 को के फर्क को आप कवर करने के लिए एक वहां पे वर्ड लिखोगे डिस्काउंट, और उसके आगे लिख दोगे 5,000। यानी कैश डिस्काउंट को खाते में लिखना जरूरी होता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को खाते में लिखना जरूरी नहीं होता। क्योंकि कैश डिस्काउंट की 2 ट्रांजैक्शन हम लिखते होते हैं, एक जब आपने कोई चीज बेची है किस प्राइस के ऊपर, और दूसरी जब आपने पैसे रिसीव किए तो वो कितने रिसीव किए, उन दोनों का बैलेंस आपने बराबर करना है। अब जब खाता क्लोज होगा तो 35,000 लिखा होगा दनान ने दिया, और 5,000 नीचे लिखा होगा ये डिस्काउंट दिया, 40,000 से 40,000 कट जाएगा। गॉट द पॉइंट बेटा? जी सर। बात समझ Yes, आ sir. गई? कैसे लिखेंगे ये मैं आपको Yes, sir. सिखाऊंगा आगे जाके, सिर्फ अभी आप कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें, मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा वहां पे। जब ये ट्रांजैक्शन आएगी तो मैंने बोलना, आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन डिस्काउंट के नाम से लिखनी जरूरी नहीं है, लेकिन कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट का एक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर हमारा खाता पूरा नहीं होगा। ओके बेटा। सर ये एक और कॉन्सेप्ट होता है, तो उसे भी कैश डिस्काउंट कहेंगे? कौन सा बेटा? सर वो फॉर एग्जांपल कोई बंदा लोन लेता है और उसे 5 साल का टाइम दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो 2 साल के बाद जो है वो उसने एक्चुअल अमाउंट भी रिटर्न करनी है और उसके ऊपर जो मार्कअप है वो भी रिटर्न करना है। सर वो 2 साल के बाद सारी रिटर्न करना चाहता है, तो अगले 3 साल का मार्कअप उससे जो है वो माफ कर हाँ दिया हाँ, जाता है। अगर वेव ऑफ ऑर्डर है तो बेटा वो भी आपको डिस्काउंट ही मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। लेकिन देखिए मैंने आपको डेफिनेशन क्या दी कैश डिस्काउंट की, कि ऑन द अर्ली पेमेंट अर्ली रिसीविंग, यानी वक्त से पहले जो आप पे कर देते हो या वक्त से पहले जो पैसे रिसीव करते हो उसके ऊपर जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, वो आपके लिए कैश डिस्काउंट है।
अब वो भी तो पैसे हम वर्कर से पहले दे रहे हैं ना, तो वो आपके लिए डिस्काउंट ही होगा। ठीक हो गया। अब इसके अलावा देख लेते हैं बेटा, ओके, अकाउंट रिसीवेबल्स, इसको डेटर्स भी बोलते हैं और अकाउंट्स पेएबल इनको क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। ये दो वर्ड बहुत यूज होने, हमने बहुत ज्यादा यूज करने, इनको अपने ध्यान में रखना है। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं बेटा? वो लोग जिनको हमने पैसे उधार, जिनसे हमने लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको मोबाइल फोन बेच दिया 40,000 का, लेकिन अभी आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो आप मेरे लिए अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। अकाउंट रिसीवेबल यानी वो पैसा जो अभी रिसीव करना है। और अकाउंट रिसीवेबल का दूसरा नाम होता है डेटर्स, यानी अकाउंट रिसीवेबल्स का दूसरा नाम क्या होगा? डेटर्स। और जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, जब डेफिनेटली वो पैसे क्या होते हैं? वो हमारा एसेट्स होते हैं, और ये आपके एसेट्स भी होते हैं। अकाउंट पेएबल वो लोग जिनको हमने पैसे देने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फर्नीचर खरीदा उधार पे, मैंने कपड़ा खरीदा उधार पे, तो मैं क्या हूं? मैं अकाउंट पेएबल हूं। अकाउंट पेएबल क्या होती है? लायबिलिटी, यानी आपने पैसे देने हैं। और अकाउंट पेएबल का दूसरा नाम क्रेडिटर्स भी होता है। यानी अकाउंट रिसीवेबल्स को डेटर बोलेंगे और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिटर बोलेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत दफा मैंने यूज करने हैं वर्ड्स दोनों, तो इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अगर आप कोई चीज उधार पे बेचोगे, मैं कहता हूँ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा। मैं कहता हूँ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये अकाउंट्स पेएबल है। जब आप कोई चीज परचेज करेंगे उधार पे तो पेएबल है, अगर आप कोई चीज बेचोगे उधार के ऊपर तो वो रिसीवेबल है। ठीक हो गया। ये हमारी बेटा बस लेक्चर वीडियो एंड होने वाली है। सीआर सब जरा अटेंडेंस मार्क कर लें। कैश डिस्काउंट का मैंने आपको बता दिया। कैपिटल मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑनर इक्विटी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। तो वो पैसा जो बिजनेस में ऑनर इंट्रोड्यूस करवाता है एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, वो बेटा क्या कहलाता है? आपकी ऑनर इक्विटी कहलाती है या आपका कैपिटल कहलाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एसेट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एनीथिंग विच इज ओन बाय द बिजनेस इज कॉल्ड इट्स एसेट्स। Liabilities, anything payable by the business is called its liability. Accounting period अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि accounting period क्या होता है। तो ये थे बेटा कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। जी सर सर ये कॉन्सेप्ट समझना था सेल और रेवेन्यू का। सर वो ये पूछना था कि जब हम कोई चीज सेल करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी का या अपनी लेबर का, तो वो हमारे माइनस हो जाते हैं, सेल में से माइनस हो जाते हैं एक्सपेंसेस। तो सर जब रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू में एक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है बंदा, तो हम माइनस जो एक्सपेंसेस करते हैं वो एक्सपेंसेस हमारे उसमें किस चीज के होते हैं सर, ये बताइएगा। सिंपल सी बात है ना। अब फॉर एग्जांपल अब मैं आपने मेरी इनकम, चले टीसीएस की एग्जांपल ले लेते हैं आसानी के लिए। टीसीएस कंपनी है। अब बेटा वहां पे उन्होंने एम्प्लॉइज भी रखी हैं, उनकी सैलरियां भी दे रहे हैं। वहां पे उन्होंने ऑफिसेज बनाए हैं, वो रेंट में भी उनके ऑफिसेज रेंट के ऊपर हों। वहां पे उनकी भी बिजली इस्तेमाल हो रही है, वहां पे उनके अदर एक्सपेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, वो लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बेटा। वो सारे के सारे उसमें से माइनस करने हैं। अब मैं अगर सर्विसेज दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल चले मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं इस वक्त आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेक्चर के मुझे पैसे मिलने हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इस लेक्चर के अगर आपको पैसे मिलने हैं तो आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है? जिस कमरे में बैठा हूँ उसका लाइट भी चल रही है, उसका पंखा भी चल रहा है, समझ आ रही, मेरे बैटरी भी कंज्यूम हो रही है, मेरे एक्सपेंस, ये छोटी छोटी चीजें सारी मेरे लिए एक्सपेंसिव होंगी। ओके सर, ये सारी की सारी चीजें मेरे लिए ओके सर, ठीक हो गया। नो इशू एट ऑल बेटा, पूछा सर, करें। जी बेटा क्वेश्चन था। जी पूछिए। अच्छा आप ऐसा करें बेटा, एक सेकंड जरा वेट कीजिएगा, हमारी वीडियो एंड हो रही है, बिल्कुल आखिरी 10 सेकंड रह गए, दोबारा ज्वाइन करें मुझे। आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करें बेटा, अभी क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे, इसी लिंक के ऊपर दोबारा ज्वाइन करें।